नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भाट। ढेर सारी ऐसी खबरें हैं आज इस बुलेटिन में जो है आपके बेहद काम की, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या है आज की बड़ी हेडलाइन। अब किसानों पर भी लग सकता है इनकम टैक्स। नीति आयोग ने की सिफारिश। विवेक देबरॉय से सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव बातचीत। नोटबंदी के दौरान मोटी रकम का लेन देन करने वालों को भेजे गए नोटिस बैरंग लौटे। इनकम टैक्स विभाग ने फर्जी पता और ईमेल देने वालों पर शिकंजा कसने के लिए बनाई टीम। बैंक शेयरों के दम पर बाजार की ऊंची छलांग। निफ्टी पहली बार 9,300 के पार। बैंक निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर। चौथी तिमाही में टीसीएस इन्फोसिस से बेहतर नतीजे देकर विप्रो ने सबको चौंकाया। एक पर एक बोनस का भी ऐलान, लेकिन आगे के गाइडेंस ने किया निराश। जीएसटी लागू होने से पहले कारोबारियों और कंज्यूमर्स को सरकार ने फिर दिया भरोसा। राजस्व सचिव अढ़िया बोले, सर्विस टैक्स में छूट रहेगी जारी तो कारोबारियों को नहीं करने पड़ेंगे दर्जनों रिटर्न फाइल। कोयला घोटाले में सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर रंजीत सिन्हा पर चलेगा केस। सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर और 9 देसी भाषाओं में करिए इंटरनेट सर्फिंग। गूगल ने और मजबूत किया ट्रांसलेशन का फीचर। अब होगा पहले से ज्यादा सटीक अनुवाद। आवाज एट 9 की शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ जिसे सुनकर शायद बहुत सारे लोगों को आश्चर्य होगा, क्योंकि अब किसानों को भी इनकम टैक्स देना पड़ सकता है। दरअसल नीति आयोग ने 3 साल के एक्शन प्लान में खेती से होने वाली कमाई को इनकम टैक्स के दायरे में लाने की सिफारिश कर दी है। जल्द इस बारे में सरकार फैसला ले सकती है। अभी तक खेती से होने वाली कमाई पर कोई टैक्स सीमा तय नहीं की गई थी या किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। वहीं खेती से होने वाली आय पर इनकम टैक्स लगना चाहिए नहीं, इसको लेकर नीति आयोग के सदस्य विवेक देबरॉय से ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय ने की एक्सक्लूसिव बातचीत। आपको सुनाते हैं। सर, इनकम टैक्स का दायरा बढ़ाने की सरकार लगातार कोशिश कर रही थी। आपने एक नया सुझाव दिया है कि कृषि को जो किसान है, हमने नहीं दिया है, आमदनी बहुत सालों से लोग ही कह रहे हैं। खासतौर से ऐसे समय पर जब हम किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात करें, दोगुना करने की बात कर रहे हैं, ऐसे में इनकम टैक्स लगाना आपको लगता है अंतर्विरोधी रहेगा? क्यों? अब सबके ऊपर तो इनकम टैक्स, आप इनकम टैक्स देते हो? बिल्कुल देता हूँ। अच्छा, वो बाहर जो गरीब बैठा हुआ है शहर में वो देते हैं? बिल्कुल देता है। जो बाहर गरीब बैठा हुआ है वो देता है? नहीं, थ्रेशोल्ड के नीचे है। तो कृषक के लिए भी वही होगा। लेकिन आपने एक जो मुद्दा उठाया कि ये सीमा अलग हो सकती है। मैंने मैंने कहा सीमा एक होना चाहिए। सीमा एक होना चाहिए। टैक्स की दरें जो कहा है उसको गलत। सीमा एक होना चाहिए। टैक्स की दरें भी एक होनी चाहिए। टैक्स का रेट, टैक्स रेट बिल्कुल एक होना चाहिए। बिल्कुल ही एक होना चाहिए। आपको लगता है करंट पॉलिटिकल एनवायरमेंट में फिजिबल है? क्योंकि आप तो काफी गहराई से इसका रिसर्च भी किए हुए हैं। आपको मालूम है कि महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर इनकम आज भी टैक्स होता है। आपकी जिम्मेदारी है चैनल के जरिए सब लोगों को बताना कि ऐसा राज्य भी है जहां पे टैक्स होता है। लेकिन सर, जहां इनकम टैक्स रहता है वहां पे इनकम रेगुलर सुनिश्चित रहता है, लेकिन किसानों की आमदनी एक साल कमाएगा, अगले साल ये आप सही कह रहे हो। तो इस साल का इनकम टैक्स ना करे, यही तो मैंने कहा था कि 3 साल का एवरेज को करे। उस 3 साल के एवरेज के आधार पर 8 साल का करे। अगर करे तो सही, थ्रेशोल्ड के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन, हालांकि आपके हाथ में नहीं होता है क्योंकि आप सरकार से जुड़े हुए हैं, कब तक इस पर हम देख सकते हैं कुछ इनिशिएटिव कदम उठाते हुए एग्रीकल्चर के ऊपर इनकम टैक्स लगाने को? नहीं, सिर्फ एक ही चीज पूछ रहे हो। नॉन एग्रीकल्चर इनकम अलग बात है, छोड़ दीजिए। जहां तक एग्रीकल्चर इनकम का सवाल है, हक किसका है? राज्य सरकार का। तो अपने राज्य सरकार तय करेंगे ना। आपके मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई थी, कितनी सहमति बनती दिख रही थी इस मुद्दे पर? इंतजार कीजिए ना। तेरे बहुत आशान्वित है सर। ये घोषणा करने का हक किसका है? सरकार का। केंद्रीय सरकार का नहीं, राज्य सरकार का। तो करेंगे धीरे धीरे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात। थैंक यू। तो किसानों पर भी लग सकता है इनकम टैक्स। इस मामले पर और चर्चा के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं इकोनॉमिस्ट विजय सरदाना और भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत। टिकैत साहब, पहला सवाल आपसे ही कि जो विवेक देबरॉय साहब की बातचीत अभी आपने भी सुनी होगी, उन्होंने कहा थ्रेशोल्ड यूनिट यानी एक सीमा को तय कर दिया जाए, लेकिन उससे ऊपर एग्रीकल्चर की जो इनकम हो उस पर टैक्स लगे। नहीं, अगर हम तो इन्हीं की बात मान लेंगे कि कम से कम कोई आदमी आया तो है कि किसानों पर टैक्स लगाने की बात करी है,
जो हमारे फसलों के रेट आज से 30 साल 40 साल पहले थे, जिस हिसाब से दूसरे चीजों के रेट बढ़े हैं, आप हमारे फसलों के रेट वही बढ़ा दें तो हम भी टैक्स दे देंगे। टैक्स देने में कहाँ दिक्कत है, लेकिन हमारे साथ में नाइंसाफी मत हो। हम 1 क्विंटल गेहूं बेच के 1 तोला 2.5 क्विंटल गेहूं बेच के 1 तोला सोना खरीद लेते थे 1967 में। आज भी हमको खरीदवा दो और हम पूर्ण रूप से टैक्स देंगे। हम 1 क्विंटल गेहूं बेच के 2,500 भट्टे की ईंट खरीद लेते थे। आज भी हमको 1 क्विंटल गेहूं में 2,500 ईंट दिलवा दो। हम 1 क्विंटल गेहूं बेच के 9 बैग सीमेंट के खरीद लेते थे, आज भी हमको दे दो। ठीक है साहब, वो ये नहीं कह रहे हैं कि टैक्स लगाने की बात करोगे, लेकिन उनकी बात नहीं करोगे कि जिस हिसाब से भाई किसान तो कंज्यूमर भी है ना 70%, बिल्कुल वो तो करता भी है। आज हालात आप गांव के जाकर देखो। इनका कहना ये है या फॉर्मूला ये है, ठीक है, 1 मिनट सुन लीजिए। वो ये कह रहे हैं कि आप 1 साल से नहीं, आप 4-5 साल की इनकम देखिए, उसका एवरेज निकालिए और उसमें भी आप एक सीमा बनाएंगे, उसके ऊपर टैक्स की बात कर रहे हैं। नहीं, हमने बात बिल्कुल ठीक कही कि कोई आदमी तो आया है कि जिसने किसान की आमदनी की बात करने की बात करी है। भाई हम तो बैठना चाहते हैं इनके साथ में कि ये हमारे साथ बैठ के बातचीत करें। अगर हमारे पे टैक्स बनता होगा तो हम बिल्कुल पूर्ण रूप से टैक्स देंगे। चलिए विजय सरदाना साहब से किसान कोई ये नहीं कि हमारा कर्जा माफ कर दो, हमारा ये कर दो, हम बिल्कुल टैक्स देंगे, लेकिन हमारे साथ बैठ ले एक बार। बिल्कुल। चलिए विजय सरदाना साहब यहाँ पर ये कह रहे हैं टैक्स देने के लिए तैयार है, लेकिन क्या हमको हमारी फसल के दाम ऐसे मिलेंगे जो एक ये इन्होंने तुलना करके बताई कि एक वक्त था जब ये 1.5 क्विंटल गेहूं बेच के 1 तोला सोना खरीद लेते थे, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। तो क्या इन पर टैक्स लगाना वाजिब है? और दूसरी बात, क्योंकि सरकार एक तरफ तो कह रही है किसानों की आमदनी बढ़ाएंगे, दूसरी तरफ टैक्स का भी ये मामला आ रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा है। इसके कई डायमेंशंस हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा। पहली बात तो जो किसान नेता ने कही ये बात सही है कि क्या आप सबसे पहले ये बताइए कि क्या किसान को आप उसकी लागत दे रहे हैं। आज तक अगर हमने जिस तरह से एपीएमसी में एमएसपी फिक्स करी है वो भी किसानों के साथ अपने आप में एक मजाक है। पहली बात तो आप किसान को उसकी मेहनत नहीं दे रहे, जो थोड़ा बहुत वो कमा पाएगा आप उस पर टैक्स लगा रहे हैं। दूसरा, इस देश में खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी अपने आप में एक चैलेंज है। हम चाहते हैं कि किसान खेती में इन्वेस्ट करे, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करे। हम उस पर ध्यान ना देके किसान को एक डिस्करेजिंग मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपने इनकम बढ़ाई तो हम आप पे टैक्स लगा देंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सरकार खेती के मामले में, एग्रीकल्चर के मामले में कंफ्यूज्ड दिख रही है। प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग कुछ और बोल रहा है, नीति आयोग के अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री हैं वो कुछ और बोल रहे हैं, राज्य सरकारें कुछ और बोल रही हैं, एग्रीकल्चर स्टेट का सब्जेक्ट है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम सब शॉर्ट साइटेड व्यू में एग्रीकल्चर। जो विवेक देबराय साहब बात कह रहे थे वो यही कह रहे थे कि कमाई स्टेट को जाएगी, और देखिए उन्होंने एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दिया, उन्होंने बताया भी, उन्होंने कहा कि आप एवरेज निकालिए 4-5 साल की आय का, फिर एक थ्रेशोल्ड बनाइए। ऐसा नहीं कि हर किसी को आप टैक्स कर देंगे, आप एक आय की सीमा तय कीजिए, उसके ऊपर कोई कमाता है तो उसे टैक्स कीजिए, क्योंकि ये बात भी सही है कि खेती की आड़ में बहुत टैक्स चोरी होती है। नहीं, टैक्स चोरी तो मुझे ये बताइए कि आज तक भारत सरकार के एग्रीकल्चर के आंकड़े, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो भारत सरकार के पास प्रॉपरली निकलता नहीं है। आपके पास आंकड़े इकट्ठा करने की मशीनरी क्या है? इतने सारे डिस्प्यूट खड़े हो जाएंगे, कहीं पे पानी और बिजली का रेट अलग है, लेबर का रेट अलग है, आप किसको पैमाना मान के चलेंगे? ये कोई यूनिफॉर्म छोटा सिटी स्टेट तो है नहीं हिंदुस्तान। अब लेबर की कॉस्ट J&K में, आसाम में, राजस्थान में, हरियाणा में, तमिलनाडु में, केरल में क्या सेम है? क्या वहां पे बाकी खर्चे सेम है? क्या पेट्रोल के रेट सेम है? मेरा ये कहना है कि ये कहना बड़ा आसान है। अगर मैं कहूं कि एक थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, क्या प्रैक्टिकली फिजिबल है? मुझे लगता है नीति आयोग को ये बात कहने से पहले एक इंटरनल होमवर्क करना चाहिए था, एक थोड़ी सी उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, फिर ये देखते हैं कि क्या बात ऐसी है जिससे कि जनता उसका स्वागत करे। मुझे लगता है ये मुद्दा उठा के एक पॉलिटिकल बवाल खड़ा हो जाएगा, और जो ठीक नहीं है इस समय जब हम जीएसटी की बात कर रहे हैं, हम इनकम टैक्स रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, उस समय तुरंत एग्रीकल्चर पे ये उठाना, जबकि हमारे पास ना कोई आंकड़ा है, ना हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ना किसान एमएसपी से खुश है,
और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसके बाद भी किसान खेती कर रहा है, मजबूरी में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम खेती को वक्त अभी सही नहीं, और जैसा आप कह रहे सरदाना साहब की पॉलिटिकल टर्मोइल है, एक पॉलिटिकल मुद्दा तो बन ही सकता है। ये बात आ गई है तो शायद थोड़ी दूर तक जाएगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और ये भी बात निकल कर आती हुई कि क्या पूरी तैयारी है, क्या आप जोड़ पाएंगे, किस हिसाब से आप देश के इतने बड़े क्षेत्र में, क्या आपके पास कोई ऐसा मेथड या मेथोडोलॉजी है जिससे आप एक वो रेट निकाल पाए जहां अलग अलग खेती की आय को आप एक समान दर पे कैलकुलेट करें। फिलहाल बहुत सारा इसमें आगे पीछे बातचीत होगी, अभी बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी, लेकिन फिलहाल एक आइडिया या एक विचार तो ये नीति आयोग से निकल कर आ ही गया है कि क्या एग्रीकल्चर इनकम को भी एक स्तर के ऊपर टैक्स किया जाए। निश्चित तौर पे इस पे राजनीति आगे गरमाएगी। आगे बढ़ते हैं, अब बात नोटबंदी से जुड़ी एक अहम खबर की। नोटबंदी के दौरान मोटी रकम का लेन देन करने में इस्तेमाल हुए फर्जी पते और ईमेल आईडी देने वाले सावधान हो जाए, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन्हें पकड़ने के लिए अधिकारियों की एक स्पेशल टीम बना रहा है। इस पर पूरी जानकारी के लिए हम बात करेंगे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, ये जो स्पेशल टीम बन रही है उसके पीछे वजह क्या है और ये टीम किस तरह से फर्जी ईमेल और एड्रेस का पता निकालेगी? दरअसल इस टीम का काम यह है कि जिन जिन लोगों के बारे में ये पाया गया है कि उन्होंने फर्जी ईमेल आईडी या फिर फर्जी पते दिए थे, तो उन लोगों की पहचान करेगी। जो लोकेशन है जहां के पते दिए गए थे उनके आसपास के लोगों से पूछताछ करेगी। जिन बैंकों में इन लोगों ने मोटे रकम के नोट जमा किए थे नोटबंदी के दौरान, उन बैंक के अधिकारियों से पूछताछ किया जाएगा कि आखिर ये लोग कौन है। और इन लोगों में वो लोग भी शामिल हैं जिन लोगों ने मोटी रकम देकर के कुछ बड़ी खरीदारी की थी, लग्जरी आइटम खरीदे थे या फिर महंगी कारें खरीदी थी। वहां पे जो दुकानदार है, कार डीलर है, उन लोगों से पूछताछ की जाएगी। यानी कि हर लेवल पे पहुंचेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम, और इस टीम में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक स्थानीय अधिकारी होगा। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि डेटा एनालिस्ट की भी इसमें मदद ली जा रही है ताकि उन लोगों तक पहुंचा जा सके जो संबंधित टैक्स कंसल्टेंट है, जिन्होंने टैक्स की सलाह दी ऐसे लोगों को, उनसे भी पूछताछ की जाएगी ताकि जिन लोगों ने फर्जी पते दिए थे या फिर ईमेल आईडी गलत दिया था उन तक पहुंचा जा सके और फिर उनसे पूछा जा सके कि आखिर ये काला धन कैसे आया। दरअसल पूरा मामला इस वजह से उठा क्योंकि ऑपरेशन क्लीन मनी के बाद केंद्र सरकार ने या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जिन लोगों को नोटिस भेजने शुरू किए, तो पहले चरण में करीब 2000 नोटिस भेजे थे, उनमें से 60% नोटिस वापस आ गए क्योंकि उनके ईमेल आईडी फर्जी थे, उनके पते फर्जी थे। अब आने वाले दिनों में सरकार ऐसे करीब 9 लाख लोगों को नोटिस भेजने वाली है। तो सरकार को ऐसा अंदेशा है कि ऐसे कई सारे लोग निकलेंगे जिनके पते फर्जी होंगे, ईमेल आईडी फर्जी होंगे, उनके खिलाफ अभी से सरकार शिकंजा कसना कर चाहती है। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया। तो सावधान हो जाएं ऐसे लोग जिन्होंने नकली पते, नकली ईमेल आईडी या फर्जी ईमेल आईडी दिए थे नोटबंदी के दौरान। चलिए हम लेते हैं यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बात करेंगे बाजार की, जहां पर आज कई रिकॉर्ड बने हैं। पहली बार निफ्टी 9,300 के पार बंद होने में कामयाब रहा है। इसके अलावा बैंक निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए हैं। डोमेस्टिक संस्थागत निवेशकों ने आज बड़ी खरीदारी की। इंडियन बैंक के नतीजों के बाद सरकारी बैंकों में जोश भरा, छोटे और मिड कैप शेयरों में आज तेजी रही। बाजार का पूरा हाल जानने के लिए हम बात करेंगे अपनी सहयोगी हर्षदा सावंत से। तो हर्षदा, आज अगर हम बात करें पूरे मार्केट की, तो कौन से शेयर्स थे जिन्होंने आज कमाल कर दिया? आज चौतरफा खरीदारी का दिन देखा गया है। खासकर बैंकिंग काउंटर्स में पूरा जोश बनता हुआ दिखाई दिया है। इंडियन बैंक की मैंने बात की, इसके अलावा जो दूसरे काउंटर्स थे उनमें भी काफी ज्यादा एक्शन था। ऑयल एंड गैस स्टॉक्स देखेंगे आप, रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर्स पर सबसे ज्यादा तेजी इसमें बनती दिखाई दी। 1% की बढ़त एचपीबीपी, आईओसी जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में आज हमने देखा काफी जोरदार तेजी बनती दिखाई दी। इसके अलावा एफएमसीजी शेयर भी थे जिन्होंने आज रैली में पूरा हिस्सा लिया है। और एचयूएल आईटीसी से हटकर गोदरेज कंज्यूमर, मैरिको, ब्रिटानिया जैसे काउंटर्स, जुबिलेंट फूड जैसे काउंटर्स में तगड़े वॉल्यूम्स पर खरीदारी देखी गई। अब आते हैं सरकारी बैंकों की ओर। इंडियन बैंक में आज हमने देखा सबसे ज्यादा तेजी, इसका साथ दिया बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, विजया बैंक जैसे काउंटर्स ने, जहां पर भी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि स्मार्ट
रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और ये रिकवरी या फिर ये तेजी जारी रहेगी। वहीं अगर आप दिग्गजों की बात करें तो टेलीकॉम में भारती इंफ्राटेल, एयरटेल जैसे काउंटर्स में तेजी देखने को मिली। M&M पर क्रेडिट स्विस का एक आउटलुक और भी मजबूत होता हुआ तो 3% भागा ये काउंटर। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प, एशियन पेंट, अल्ट्राटेक जैसे काउंटर्स थे जहां पर तेजी का सिलसिला जारी था। लेकिन मिड कैप कंपनियों पर अगर आप गौर करें तो यहां पर भी कई ऐसे काउंटर्स थे जहां पर तेजी देखने को मिली और हेवी वॉल्यूम्स पर खरीदारी हुई है। मिसाल के तौर पर डेल्टा कॉर्प जो 6% ऊपर था, ARSS इंफ्रा में आखिरी 1 घंटे में तेजी आई। वहीं बायोकॉन में बोनस की उम्मीद में यहां पर तेजी की पोजीशंस लोगों ने भरपूर ली है। जैन इरिगेशन, सुजलॉन जैसे ट्रेडर फ्रेंडली काउंटर्स आज फिर तेज दौड़ लगाते नजर आए। चलिए, ये थे भारतीय बाजार, आज जोरदार तेजी रही। और अब एक नजर डाल लेते हैं कि विदेशी बाजारों से कैसे संकेत आ रहे हैं। अमेरिकी बाजारों में आज भी जोश है। आपको बता दें कि आज नेस्डेक ने 6000 का आंकड़ा भी पार कर लिया। ऑल टाइम हाई पे कल भी था, आज भी नया रिकॉर्ड बनाते हुए। बाकी डाउ जोन्स और S&P 500 सब में आधा से लेकर 1% तक की तेजी दर। यूरोपीय बाजारों से भी संकेत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हल्की तेजी पर ये भी कारोबार करते हुए। तो भारतीय बाजारों के लिए कल के लिए भी अच्छे संकेत आते हुए विदेशी बाजारों से। अब बात कर लें नतीजों की। चौथी तिमाही में विप्रो ने शानदार नतीजे पेश किए, जहां एक तरफ TCS और इन्फोसिस जैसे दिग्गज कंपनियां अनुमान पर खरी नहीं उतर पाई, वहीं विप्रो ने मुनाफे और मार्जिन दोनों कसौटियों पर बढ़िया प्रदर्शन किया। हालांकि कंपनी की गाइडेंस थोड़ी कमजोर है। कंपनी का मुनाफा 2115 करोड़ से बढ़कर 2267 करोड़ रुपए हो गया है। और यहां पर वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद एक एक्साइटिंग खबर, क्योंकि अब सबके बजट में लैम्बोर्गिनी और फरारी की सवारी आ गई है। कैसे, देखिए आगे। अब गूगल ट्रांसलेट पूरे वाक्य का ट्रांसलेशन करेगा। पहले ट्रांसलेट पर वाक्य के टुकड़ों का अनुवाद होता था और कई बार वाक्य का पूरा अर्थ ही बिगड़ जाता था। पूरे वाक्य का एक साथ अनुवाद होने से यह ज्यादा सटीक होगा। यही नहीं, आज से गूगल ने अंग्रेजी से 9 भारतीय भाषाओं में अनुवाद की सेवा भी शुरू कर दी है। यानी अब आप कोई भी वेबसाइट 9 भारतीय भाषाओं में देख सकते हैं। इसमें हिंदी, बांग्ला, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी और गुजराती शामिल है। ये सुविधा देने के लिए गूगल ने न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन तकनीक का इस्तेमाल किया है। यदि आप व्हाट्सएप यूजर हैं और आपके पास आईफोन है तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, अब आपको व्हाट्सएप पर आए मैसेज पढ़ने के लिए फोन हाथ में लेने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल व्हाट्सएप ने एप्पल यूजर्स के लिए एक नया अपडेट दिया है, जिसके बाद आईफोन का असिस्टेंट सिरी खुद ही व्हाट्सएप पर आए मैसेजेस को पढ़कर सुनाएगा। आपको सिरी को इसके लिए सिर्फ एक वॉइस कमांड देना होगा। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करने के लिए आपको iOS 10.3 वर्जन अपडेट करना होगा। लग्जरी स्पोर्ट्स कार बहुत से लोगों का सपना होती है, लेकिन कीमत की वजह से बहुत कम लोग इसे सपने को हासिल कर पाते हैं। मगर अब आप चाहें तो कम से कम ये कारें चलाने का शौक पूरा कर सकते हैं। जापान की कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी ऑरिक्स ने भारत में माई चॉइस सेल्फ ड्राइव सर्विस शुरू की है, जिसमें आम गाड़ियों के अलावा पहली बार लग्जरी स्पोर्ट्स कारें भी रेंट पर चलाने के लिए मिलेंगी। इसमें पोर्शे और लैम्बोर्गिनी जैसी कई कारें शामिल है, लेकिन पहले ये सर्विस सिर्फ NCR में ही आएगी और गाड़ी चलाने के लिए ग्रेटर नोएडा के बुधा इंटरनेशनल सर्किट में जाना होगा। और आवाज टाइम में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ, जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।